चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण ये क्या होते हैं? कोई भी बहुपद है जो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कोई भी एक समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी ये कैसे है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं हम कि दो चर कौन सी हैं। चर क्या होता है? a से लेकर के z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसकी जगह वो उसमें कोई अंक नहीं होता है। a b c d x y z हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे पहला चर हो गया ये x, दूसरा चर हो गया y। तो x y हो सकता है, p q हो सकता है, s t हो सकता है, u v हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जो इस फॉर्म में होता है उसको वेरिएबल यानी कि चर कहा जाता है। x y ये क्या कहलाते हैं? चर यानी कि वेरिएबल्स। a b c ये तीनों संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये कुछ भी हो सकता है। तो ये अंक होते हैं यानी कि संख्याएं होती हैं, मीन्स ये अचर संख्याएं होती हैं। अचर संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ भी हो सकता है। अब a b c इनकी जगह कोई भी अंक होता है तो हम यहाँ पर ये कोई भी अंक इसमें लिख सकते हैं। रख दो यार। तो इसमें हमारे पास a b c ये कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। a और b का मान दोनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाते हैं तो ये हमारा दो चर में समीकरण नहीं बचता है। जैसे यदि a की जगह 0 आ जाए, 0x बी वाई प्लस सी, तो x को 0 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? 0 बी वाई प्लस सी। अब ये 0 तो हट गया तो क्या बचा? बी वाई प्लस सी। अब b और c क्या है? ये तो अंक हैं, संख्याएं हैं। कितनी चर होनी चाहिए? दो चर। तो अब केवल ये एक ही चर बच गई हमारे पास, एक चर वेरिएबल x खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम b का मान 0 ले लें, इसकी जगह हम 0 ले लेते हैं, ax प्लस 0y प्लस c ऐसे हमने ले लिया। तो 0 को y से गुणा करेंगे, यहाँ बीच में गुणा होता है 0 प्लस c, तो ये बन जाता है ax प्लस c। अब इसमें एक वेरिएबल x तो आ गया लेकिन y नहीं आया, तो ये भी दो चर में समीकरण नहीं बचेगा, ये एक ही चर में समीकरण बच जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि a और b दोनों में से कोई भी मान 0 नहीं होना चाहिए। a b c ये तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ये दो चर में तो हो गया क्योंकि एक चर x हो गया और एक चर y हो गया। अब रैखिक समीकरण क्यों है? रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात, जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? 1। तो इसे हम रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब x की घात यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगी? ये 1। y की घात कुछ नहीं है तो ये भी क्या होगा? 1। तो ये अधिकतम घात 1 है। यदि अधिकतम घात हो जाती है 2 तो ये बन जाता है द्विघातीय समीकरण। यदि अधिकतम घात आ जाए 3 तो फिर ये बन जाएगा त्रिघातीय समीकरण। तो अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है रैखिक समीकरण। किसी की भी घात, किसी भी चर की घात 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 होगी मैक्सिमम घात। तो दो वेरिएबल होने चाहिए और मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब a जो है वो किसका गुणांक होता है? x का गुणांक। a किसके साथ होता है? x के साथ। b किसका गुणांक होता है? y के साथ। c होता है अचर पद। c के साथ यहाँ कोई x y z कुछ नहीं आता।
केवल अंक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे आ सकती है। a के साथ x होगा, यानी यहाँ पे कोई a की जगह अंक आएगा, जैसे 5x + 6y + 8, इस तरह से, जैसे 5x + 6y प्लस कुछ भी हम लिख सकते हैं = 0। तो ये दो चर में एक रैखिक समीकरण है। तो x के साथ में कोई अंक हो सकता है, y के साथ में कोई अंक हो सकता है, लेकिन जो लास्ट में c है उसके साथ x y z कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमारे दो चर में रैखिक समीकरण होते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण जब हम करते हैं तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि हम इस इक्वेशन के हल निकालें तो वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, जैसे हम निकालेंगे आगे उसमें सीखते हैं हम। इसमें रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनाया जाएगा उसकी एक सीधी रेखा आती है। जैसे ग्राफ कैसे बनता है ये भी सभी को पता है, या तो ये ग्राफ की रेखा ऐसे आ जाएगी, या ऐसे आ जाएगी, या ऐसे आ जाएगी, या ऐसे आ जाएगी, या ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी तरह से ग्राफ की लाइन आ सकती है, एक सीधी लाइन आती है। तो रैखिक समीकरण जो होता है उसमें इसकी एक सीधी लाइन आती है। एक्सरसाइज 4.1, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो हम पहले इनकी कीमत को मान लेते हैं। क्वेश्चन 1, माना एक नोटबुक की कीमत x रुपये, माना कलम की कीमत। देखो दो वेरिएबल लेने हमें, दो चर लेने हैं। हमने इक्वेशन में पढ़ा था ax आता है प्लस by आता है प्लस c = 0 होता है। तो x चाहिए और एक y चाहिए। यदि हमने एक चर को x लिया है तो दूसरा चर हमें अलग लेना पड़ेगा y। x = y। इसमें बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। हमें इसका एक रैखिक समीकरण बना के दिखाना है बस। ये किसकी कीमत है? नोटबुक की, और ये है कलम। ये कीमत इसकी दुगनी है, तो हम इसे कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। अब ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। प्लस 2y को यहाँ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस, और ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर बचता है 0। बस हमें इक्वेशन बना करके छोड़ देनी है। अब हम देख रहे हैं कि ax प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, by प्लस तीसरा क्या होता है? c। इसका मतलब है कि यहाँ c की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c = 0 के रूप में लिखिए। प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। हमें ax प्लस by प्लस c = 0 इस फॉर्म में इक्वेशंस को बनाना है। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y 9.35 बार, ये है। ax प्लस by प्लस c = 0 मीन्स इक्वल के इधर हमें 0 छोड़ना है। हमें कोई भी जो इक्वेशन दे रखी है उसे इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। इक्वल के यहाँ 0 होना चाहिए, तो इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आएंगे। ये प्लस है तो यहाँ आकर के क्या बन जाएगा? माइनस, और जब इसको हम यहाँ ले आते हैं तो इक्वल के इधर क्या बच जाता है? 0। तो ये इस फॉर्म में हो गया। अब इस फॉर्म में होने के बाद हमें इसमें a, b, c के मान बताने हैं। a किसका गुणांक होता है? x का। x के आगे गुणांक क्या है? 2, तो ये a का मान हो जाएगा। b होता है y का गुणांक, y का गुणांक है इसमें 3, और c होता है अचर पद, वो ये है -9.35 बार। प्लस के नंबर हैं तो आगे प्लस नहीं लगाएंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस को लगाया जाएगा।
तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इक्वल में 0 होना चाहिए और 0 ही है, ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में हमें दे रखा है, तो इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। a की वैल्यू निकालते हैं। x का मान यहाँ पर क्या है 1, b का मान y के आगे एक तो माइनस आ गया, y के आगे यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है तो ये 1 होता है, और बटे 5 यानी y को छोड़ करके ऊपर नीचे जो भी है अंश में हर में हमें वो सब ले लेना है। c का मान है माइनस 10। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये दिया गया है। तो इसे हम 6 को पहले यहाँ ले आएंगे, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 है यहाँ आकर के माइनस, तो ये हमारा इस फॉर्म में बन गया। अब ए बी सी की वैल्यूज़ बता देते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, b होता है y का गुणांक, y के आगे प्लस 3, प्लस को नहीं लगाएंगे, और c का मान है माइनस 6। तो देखो यहाँ पर a हमारा ये माइनस में था तो हमने माइनस लगा देना है। इसके बाद है x इक्वल टू 3y, चौथा पार्ट। अब 3y को हम यहाँ ले आते हैं, प्लस है तो यहाँ आकर क्या बन जाएगा माइनस, हो गया ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो गया चेंज। एक्स वाई तो है, c नहीं है, c की वैल्यू इसमें 0 है, तो a की वैल्यू x के आगे क्या गुणांक है, यहाँ क्या आएगा कुछ भी नहीं है तो 1, और b यानी y का गुणांक कितना है माइनस 3, c की वैल्यू है नहीं, इसका मतलब c कितना है 0 है। चौथा पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है। पांचवा है 2x इक्वल टू माइनस 5y। अब माइनस 5y को हम यहाँ लाते हैं, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, इक्वल टू 0 हो गया। अब a की वैल्यू ax का गुणांक कितना है 2, b y का गुणांक 5, c का मान क्या होगा इसमें, यहाँ c 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 की फॉर्म में ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या है, अब इसमें x का गुणांक कितना है ये 3, b किसका गुणांक होता है y का, तो क्या इसमें y वेरिएबल है, नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या आ जाती है ये 2। इसके बाद अगला है 3x प्लस 2, ये हो गया हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी ऑलरेडी हमें इक्वल टू 0 की फॉर्म में दे रखा है। अब a की वैल्यू लिखते हैं, a किसका गुणांक होता है x का, x वाला पद नहीं है, इसका मतलब a के मान कितना हो जाएगा 0, b होता है y का गुणांक, y के आगे यहाँ क्या है 1, और c क्या है माइनस 2। लास्ट पार्ट है हमारा 5 इक्वल टू 2x। अब या तो इसे यहाँ ले आते हैं या इसे यहाँ ले आते हैं, किसी को भी ले आते हैं। मान लो हम इसको ले जाते हैं यहाँ, इसको जब यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 0, यहाँ 2x पहले इसे ऐसे लिखेंगे, प्लस 5 इधर आकर क्या बन जाएगा माइनस। इसे अब हम सीधा कर लेते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b किसका गुणांक होता है y का, y पद है नहीं तो b का गुणांक b क्या हो जाएगा 0, और c का मान क्या हो जाता है माइनस 5। तो ये एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 4.2 हम करेंगे अब रैखिक समीकरण का हल। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था इसमें कि रैखिक समीकरण जो होता है उसके बहुत ज़्यादा हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, y इक्वल टू 3x प्लस 5 का पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमें बताना है कि यदि इस तरह से कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसके कितने हल होते हैं। केवल एक हल है, दूसरा ऑप्शन है कि दो हल हैं, तीसरा ऑप्शन है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके हल हैं। तो हम देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसके कितने हल हो सकते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, इक्वल के इधर ये x की वैल्यू है, हम इस x की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं, x इक्वल टू 0। तो 3 यहाँ x की वैल्यू को कुछ भी हमने रख दिया, 0 रखा पहले, बीच में मल्टीप्लाई है 0 प्लस 5, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 प्लस 5 क्या आ जाता है 5। ऐसे ही हम x की वैल्यू अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, 0 के बाद हम कुछ मान लेते हैं, 1 मान लो, 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 एकम 3 प्लस 5, 3 और 5 कितना हो गया। अब ऐसे हम और भी कुछ मान सकते हैं, हमने 2 मान लिया तो 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 5 कितना आ जाता है ये 11। ऐसे हम कितने मान रख करके कितने निकाल सकते हैं, अपनी इच्छा से हम कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू जहाँ तक हम चाहें वहीं तक हम रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए इसके कितने हल होंगे, केवल एक अद्वितीय हल का मतलब तो ये है कि इसका केवल एक ही हल होगा। अब 2 हल का मतलब होता है कि केवल 2 हल हैं और कोई हल नहीं है। अनेक हल यानी कि जितने मर्जी हम निकाल सकते हैं, तो हमने क्या देखा इसमें अनेक हल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीसरा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ आ गया है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल बताओ। फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये दिया गया है। हमने इस इक्वेशन के 4 हल बताने हैं। इन दोनों में से हम एक वेरिएबल को यहीं रख लेंगे, दूसरे को यहाँ ले आएंगे। तो x के साथ तो यहाँ 2 है, इसको नहीं रखते, इसे रख लेते हैं यहाँ। बाकी जो दूसरा वेरिएबल है उसे यहाँ ले आते हैं। लाने से पहले जो यहाँ दे रखा है पहले तो उसी को लिखना है, ऐसा नहीं है कि पहले इसको लिखेंगे फिर इसको बाद में, पहले तो इसी को लिखना है। अब ये प्लस 2x है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, हम चाहें तो x को भी यहाँ रख सकते हैं, y को यहाँ ले आएँ। अब x के साथ यहाँ 2 है, 2 क्या है गुणा, यदि हम x को यहाँ रखते हैं तो 2 यहाँ आकर के भाग हो जाएगा फिर। तो उससे बचने के लिए हमने वो यहाँ रख लेते हैं हम जिसके साथ में कोई भी अंक नहीं है। तो ये आ गई वैल्यू। अब इसके हम 4 हल निकाल लेते हैं। इक्वल के इधर हमने क्या लिखा है x, तो हम x की वैल्यू को मान लेते हैं, माना x इक्वल टू जो हमारी इच्छा हो हम उसी को मान सकते हैं। x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 2, यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, x की वैल्यू हमने क्या ली है 0, 2 0 0, 7 में से 0 गई क्या आ जाएगा 7, माना x इक्वल टू 1, 7 माइनस 2 इंटू 1, 2 एकम 2, 7 में से 2 गया क्या आ जाता है 5। हमारी इच्छा है हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने x का मान अब 2 ले लिया, 7 माइनस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए 3, माना x इक्वल टू 3, तो y का मान 7 माइनस 2 इंटू 3, y इक्वल टू 7 माइनस 2, अच्छे ये क्या आ जाता है अब 1। नीचे हम एक टेबल बना देंगे और टेबल में हम इन वैल्यूज़ को शो करेंगे x y। सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या ली थी 0, तो y की वैल्यू क्या आई थी 7। इसके बाद हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y कितना आया था 5, 1 पर 5। x हमने 2 लिया तो y आ गया था 3, और x हमने जब 3 लिया तो y का मान आ गया था 1। देखो 1 2 3 4 वैल्यूज़ निकल गई हैं। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है पाई x प्लस वाई।
इक्वल टू नो। तो इसमें भी हम y को यहाँ रख लेते हैं, पाई x को यहाँ ले आते हैं, यहाँ अगर ये क्या बन जाएगा माइनस। अब x यहाँ आ गया तो हम x की वैल्यू को सपोज कर लेंगे, माना x इक्वल टू यहाँ हम 0 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू नो माइनस पाई इंटू 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0, ये क्या वैल्यू आ जाएगी नो। अब x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, नो माइनस पाई इंटू 1, पाई एकम पाई। अब 9 में से पाई को माइनस नहीं कर सकते हम, या तो पाई की वैल्यू यहाँ रखी जाए 22/7 या फिर 3.14, हम वो रख करके माइनस कर सकते हैं। पाई को इसमें से ऐसे ही हम माइनस नहीं करेंगे, तो हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं, माना x इक्वल टू 2, नो माइनस पाई इंटू 2, 2 गुणा पाई 2 पाई। अब 2 पाई ये भी ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि पाई आ गया इसमें भी। x इक्वल टू 3 पाई इंटू 3, 3 इंटू पाई 3 पाई। तो ये तो मैंने 0 1 2 3 रख लिए, जो भी इच्छा हो वही हम रख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बना देंगे और टेबल में इन वैल्यूज़ को रख देते हैं, x y। जब हमने x 0 लिया है तो y की वैल्यू 9 आ गई, जब हमने x 1 लिया है तो y आ जाता है 9 माइनस पाई, x 2 लिया है तो 9 माइनस 2 पाई, और जब x हमने 3 लिया है तो y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई ये आ जाती है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y। इस बार हमें यहाँ से यहाँ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, y वाला जो अंक है वो अपने आप यहाँ आया हुआ, तो हम y को मान लेते हैं, x को भी मान सकते हैं, जो हमारा मन हो हम उसी को मान सकते हैं। यहाँ y आ गया तो हम y को ले लेते हैं, y की वैल्यू हमने ले ली 0, तो 4 इंटू 0। अब 0 को किसी से भी गुणा करें तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। y की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो 4 इंटू 1, 4 एकम 4, कुछ भी ले सकते हैं। y की वैल्यू हमने मान ली 2, तो x की वैल्यू 4 इंटू 2, 2 चौक 8। y की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो x इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना आ जाता है ये 12। अब हम इसको एक टेबल में शो करेंगे, छोटी सी टेबल हम बना देते हैं। जब हमने यहाँ y की वैल्यू ली है तो y का मान 0 है, तो y के सामने हम 0 रखेंगे ना कि x के सामने, तो x का मान भी क्या आया हमारा 0। y का मान हमने 1 लिया तो x का आ गया 4, y का हमने 2 लिया तो x का आ गया 8, और y का हमने 3 लिया तो x का आ गया हमारा 12। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।